हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 4 में। साथियों, अभी मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, भाग के बारे में बताया था कि टोटल 22 भाग को पढ़ना है। अभी जो मैं स्टार्ट किया हूँ, प्रस्तावना से स्टार्ट किया हूँ। प्रस्तावना है क्या? तो मैंने बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, आमुख है या इंट्रोडक्शन है। यानी कि जिस तरह हम फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने से पहले क्या होता है, 2 मिनट का 5 मिनट का ट्रेलर होता है, तो ठीक उसी तरह जो है ये प्रस्तावना है, संविधान का जो है ट्रेलर है। तो प्रस्तावना में आखिर किन किन बातों की चर्चा की गई है, तो प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है उसी महत्वपूर्ण शब्दों को हम यहाँ क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड हम सीखेंगे, सत्ता का स्वरूप में हमने बताया था आपको, पीछे क्लास में हमने डिस्कस किया था सत्ता का स्वरूप के बारे में कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें डिस्कस करना है। तो मैं अब इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक वर्ड है हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या अर्थ क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है एक ऐसा देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। यानी आंतरिक मामला हो या फिर वो बाह्य मामला हो। ठीक है। आंतरिक मामला हो, इंटरनल मामला हो या फिर आपका बाह्य मामला हो, हम क्या है, निर्णय लेने, क्या है, निर्णय लेने, निर्णय लेने की क्या है, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो वो देश को हम लोग कैसे हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन आजादी कब मिला, 1947। ठीक है। तो 1947 से हम लोग क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लेकिन 1947 के पहले या 1947 से पहले हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। यानी आंतरिक और बाहर निर्णय लेने का अधिकार कौन था, अंग्रेजों के पास था। इसलिए भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व नहीं था, क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसा देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। आंतरिक मामला हो यानी कि हमारी आर्थिक नीति क्या हो, राजनीतिक नीति क्या हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा हो, सामाजिक संगठन कैसा हो, ये हो गया आंतरिक मामला। ठीक है। आंतरिक मामला की बात करें और भी इसमें मामले आएंगे। ठीक है। इसमें और भी मामले आएंगे। अब क्या यहाँ बोला जाए, बाह्य मामला। बाह्य मामला का मतलब क्या होता है कि आप जो है बाह्य मामलों में क्या निर्णय लेते हैं अपने आप में। ठीक है। जैसे कि विदेश नीति, विदेश नीति जो है आप में, आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए कौन होगा, कौन मित्र है और कौन शत्रु है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे मित्र देश है नेपाल, ठीक है, मित्र देश है श्रीलंका, शत्रु देश के रूप में हमारा क्या है, पाक और चीन। तो ये हम अपनी अपनी नीतियां तय करते हैं, ये हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। अब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस पे एक प्रश्न उभरता है, इसमें एक प्रभु क्वेश्चन आएगा कि अब भारत, अब क्या क्वेश्चन आएगा उसको देखिए, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। संप्रभुता हम लोग समझ रहे हैं अभी। तो संप्रभुता से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है मेंस में। ठीक है। तो मैं आपके सामने इस प्रश्न को रखता हूं और आप इसी तरह नोट्स बनाते जाएं और धीरे धीरे मेरा लेक्चर आपको मिलता जाएगा। पॉलिटिकल साइंस को इजी बनाना है, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। आपको इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, तीनों में ये सब्जेक्ट जो है काम आने वाला है। इसीलिए इसको, और दैनिक जीवन में भी हम पढ़ते हैं, ये तो व्यवहारिक सब्जेक्ट है। क्योंकि डे बाय डे तो हम इस पे चर्चा भी सुनते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया वो किया। तो एक तरह का ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। एक प्रश्न उभरता है, क्या होता है,
भूमंडलीकरण के दौर में, ठीक है, कि भूमंडलीकरण के दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो चुका है। ठीक है, टिप्पणी करें। ठीक है, 150 शब्दों में मान लीजिए ये आपको पूछा यही प्रश्न को लेके कि भूमंडलीकरण के दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो सीख लिया है। एक वर्ड क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है आंतरिक, ठीक है, और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। बाह्य निर्णय मतलब भारत के बाहर जो है क्या नीति होना चाहिए, कौन हमारा शत्रु देश है, भारत में हम जो है, भारत के बाहर हम किस देश के साथ संबंध अच्छा करें, किसके साथ हम संबंध जो है हमारा खटास हो रहा है। तो ये जो निर्णय जो है लेने की स्वतंत्रता किसको है? भारत को। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है भूमंडलीकरण के दौर में, तो भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि पूरी दुनिया, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है, ये मान लीजिए क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया का मैप बना लिए और ये मान लीजिए इंडिया है। उसी तरह यहाँ पे जो है, ये जो है मान लीजिए अमेरिका है। ठीक है, ये अमेरिका है। यहाँ पे जो है मान लीजिए, यहाँ पे जो है आपका ये क्या है? इसको बोलते हैं अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है आपका तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। तो इसी तरह मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन या इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, यानी पूरी दुनिया, ये मान लीजिए पूरी दुनिया जो एक कुटुंब हो गई। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ 1992 में। ठीक है, 1990-91 में हुआ। 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया वैश्वीकरण, यानी कि पूरा विश्व, ठीक है, पूरा विश्व आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, हम आसानी से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो जब हम एक देश से दूसरे देश जाने लगे, हमारा जो है वैश्वीकरण, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आने लगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी धरती हमारी क्या होगी? पूरी दुनिया के लोग क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, भूमंडल, ठीक है, भूमंडलीकरण। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का आदर्श जो है अप्रासंगिक हो गया। मतलब क्या हो गया? अप्रासंगिक हो गया, यानी भारत में कोई भी लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग क्या करे? जा रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न है कि भूमंडलीकरण के दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जो है अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, इसका आदर्श जो है अप्रासंगिक हो गया, मतलब आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में जो हम लोग क्या है अब मतलब आंतरिक निर्णय और बाहर के निर्णय लेने में हम लोग पूरा स्वतंत्र नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से दुनिया पूरा ग्लोबलाइज हो गई है, भूमंडलीकरण के दौर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जो है वो अप्रासंगिक है। तो तो उत्तर लेते वक्त पहले सबसे पहले कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, और फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप अपना विचार दीजिएगा कि आखिर हम ये सही है या गलत है। ठीक है, अपना विचार रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्वीकरण के दौर में जो है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, यानी बाहरी लोग जो है हस्तक्षेप करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाहरी मामलों में बाहरी निर्णय लेने में जो होता है, यानी कि भूमंडलीकरण आने से बाहर के निर्णय लेने, बाहर मतलब देश के बाहर हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या हस्तक्षेप हो जा रहा है, ऐसा किसी का कहना है। उसका हम उत्तर समझते हैं। क्या है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
कि भूमंडलीकरण उत्तर यहाँ के भूमंडलीकरण के दौर में जो है ये अप्रासंगिक हुआ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसका ये समझते हैं। आंसर राइटिंग करेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे, तो ऐसे ये जो है क्यों हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्यों लिख दिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको नहीं आता है, इसको नहीं लिखना। अब यहाँ से ही आंसर क्या कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि क्या लिखिएगा, भूमंडलीकरण, ठीक है, कि भूमंडलीकरण के युग में कुछ मुद्दे वैश्विक, ठीक है, कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर, कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं, ठीक है, उभरे हैं, जिन पर भारत सहित, जिन पर भारत सहित कोई भी देश स्वतंत्र, कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। क्योंकि जब हम एक देश, ये हो गया भारत, और चूंकि ग्लोबलाइजेशन, ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। अब ये है शेष दुनिया, भारत है और ये क्या है, शेष दुनिया है। तो आप सोचिए भारत जो है शेष दुनिया के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, ठीक है। भारत के अलावे शेष दुनिया जो है, शेष दुनिया से भारत जुड़ेगा। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं भारत को क्या होता है, कोई ना कोई दूसरे देश का निर्णय मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब दूसरे देश से जुड़ गए हैं, तो दूसरे देश से जुड़े हैं, ग्लोबलाइजेशन की मामला हो गया है, ये पूरा देश जो है एक कुटुंब बन गया है, तो हम दूसरे का भी निर्णय क्या करते हैं, मानना पड़ता है। तो ये इसी ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर अब मुद्दा समझिए क्या है कि भूमंडलीकरण के युग में कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बन के, कुछ मुद्दे जो होते हैं वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं, जिन पर भारत सहित कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, हम जो है स्वतंत्र निर्णय क्या करते हैं, लेते हैं। और यहाँ जो कि अब जो है ग्लोबलाइज हो गए हम लोग, यानी वैश्वीकरण हो गया, भारत और दुनिया एक दूसरे से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। हम मान लीजिए जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं मान लीजिए चाइना, हम जा रहे हैं मान लीजिए पाकिस्तान, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं भूटान, ठीक है, हम जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। तो क्या होता है, उस देश की सरकार को भी क्या होता है, कुछ मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हो गए हैं, जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या है, वैश्वीकरण के मुद्दे, ठीक है, वैश्विक मुद्दे हैं। तो वैश्विक मुद्दे बनकर आते हैं, तो वैश्विक मुद्दे जो है सबके लिए बराबर है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वैश्विक मुद्दे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैश्विक मुद्दे का चर्चा करते हैं। वैश्विक मुद्दे का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं वैश्विक मुद्दे, कि वैश्विक मुद्दे हैं क्या, ठीक है। वैश्विक मुद्दे का मतलब देख लेते हैं, पर्यावरण संबंधी क्या समस्या, पर्यावरण संबंधी समस्या। अब देखिए पर्यावरण संबंधी समस्या अगर बन गया है तो कानून भी बनेगा। जब पर्यावरण संबंधी अगर समस्या हो गई है तो कानून बनेगा। तो इस कानून को क्या है, इस कानून को सभी देश को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इस पर्यावरण संबंधी कानून बन गया है, ठीक है, तो ये कानून बन गया तो सभी देश को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इस नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। और संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन जब पर्यावरण कानून बन जाएगा तो भारत भी जो क्या है उस कानून के पालन करना पड़ेगा, ठीक है। वैश्वीकरण मुद्दे, मान लीजिए यहाँ आतंकवाद आ जाता है, ठीक है, आतंकवाद। अब आतंकवाद जो है पूरी विश्व की समस्या है, ठीक है, तो आतंकवाद संबंधी क्या हो गया, कानून बनेगा। तो इसको क्या करना है, सब देश को क्या करना पड़ेगा,
फॉलो करना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। तो सभी को मानना पड़ रहा है, तो हम समझिए कि भारत को क्या करना पड़ रहा है, भारत को भी मानना पड़ रहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पे क्या आ गया, थ्रेट आ गया, आघात आ गया, यानी कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में हम क्या हो रहा है, स्वतंत्रता में थोड़ा सा बाधा आ रहा है। तो आतंकवादी संबंधी कानून बन जाता है। और एक होता है मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार मान लीजिए हो गया। तो मानवाधिकार अगर आज हो, मानवाधिकार का मतलब मानव का अधिकार, ठीक है। तो मानवाधिकार संबंधी अगर है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी है सभी को नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसको मानवाधिकार कहते हैं। मान लीजिए मानव का अधिकार का कहीं उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। रोहिंग्या शरणार्थी मान लीजिए है, बांग्लादेश में प्रवेश किया, ठीक है। बांग्लादेश से मान लीजिए ये निकल के इंडिया में आ गया, तो क्या होगा, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसी समस्या है, ठीक है, तो इस समस्या को पर्यावरण संबंधी कानून बन गया, तो सरकार, भारत सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आतंकवादी संबंधी कानून, इसको सरकार को, भारत सरकार को मानना पड़ेगा। मानवाधिकार संबंधी कुछ कानून बन गया तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब सोचिए जब सरकार को मानना पड़ रहा है, बाहरी यानी कि बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब हम बाहर के निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने में क्या होता है, स्वतंत्र हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बोला जाए पर्यावरण संबंधी अगर कानून जब बन गया है तो भारत सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये जो है ये मामला उभर के आ रहा है कब, जब भूमंडलीकरण हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, भूमंडलीकरण के दौर में वैश्विक ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आदर्श अप्रासंगिक हो चुका है। तो क्यों वो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कुछ लोगों का अनुसार, तो ये आंसर देंगे। यहां तक समझ में आ गया, पहला ये हो गया, पहला पॉइंट को ये सुने क्यों में चल रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये अप्रासंगिक हो गया है। अभी क्यों को हम समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा बोले जा रहा है कि आखिर ये जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न जो है एक तरह का आदर्श वाक्य जो है इस पे अप्रासंगिक हो गया या उतना प्रभावी नहीं है। दूसरा हम देंगे, वो पहला था या दूसरा लिखेंगे, लेकिन जब आंसर राइटिंग करेंगे तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। केवल पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप। भूमंडली भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण के युग में, ठीक है, भूमंडलीकरण के युग में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और क्या है, वर्ल्ड बैंक भारत की आर्थिक नीतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या है, भारत की आर्थिक नीति को प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में ये लिखेंगे कि भूमंडलीकरण के युग में हम जब, चूंकि भूमंडलीकरण है, पूरा भारत शेष दुनिया से जुड़ गया है। पहले वैश्वीकरण नहीं आया था 1991-92, ठीक है, 91 और ये 1992 है। ये इस समय हम लोग शेष दुनिया से क्या होते हैं, पूरी तरह से जुड़ते हैं। तो ऐसा जुड़ गया तो WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये संस्थान बना। ये संस्थान जब बना है आजाद, ये 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये क्या वर्ल्ड बैंक हो गया। क्योंकि भारत को पैसे की भी जरूरत होती है, तो क्या होता है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। जब ऋण लेते हैं तो भारत की आर्थिक नीतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। कहता है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये मानदंड जो फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि क्या हो रहा है, भारत को दबाव दिया जा रहा है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको ये करना होगा, ऐसे करना होगा, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, बाधा पहुंच रहा है, ठीक है, वैश्वीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के युग में, ठीक है।
तीसरा है, मैं देख लेता हूं बोर्ड पर थोड़ा कि कहां तक दिख रहा है आप लोगों को। चलिए एक लाइन और आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है, यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ, आसियान, ठीक है, यूरोपीय संघ, आसियान जैसे, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन अपने अपने सदस्यों को, अपने सदस्यों को निर्णय को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन अपने सदस्य देशों के निर्णय को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ, आसियान, ये बहुत सारे हैं क्षेत्रीय संगठन, सार्क, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय संगठन अपने सदस्यों के निर्णय को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप आसियान के सदस्य हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सार्क का सदस्य है, ठीक है, तो सार्क का जब सदस्य बन जाएंगे, भारत मान लीजिए सदस्य बन जाता है, तो इस ग्रुप का क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। WTO मान लीजिए ये है, तो इससे जुड़े जितने भी देश है तो सबको क्या करना पड़ेगा, नॉर्म्स इसका मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संप्रभुता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या, आजादी, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, रोक रहा है देशों को। तो ऐसा हमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो क्यों पे चल रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाता है भारत, या फिर किसी देश का अन्य जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, क्षेत्रीय संगठन का अपने सदस्यों देशों को क्या कर, निर्णय को प्रभावित करता है। मान लीजिए ये सार्क है, ठीक है, अच्छे जिसको बोलते हैं, सार्क ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप में जो भारत सदस्यता लेता है, ठीक है, और भी देश है, तो सभी देशों को क्या होता है, इसके ऑर्डर को, इनके निर्णय को, इनके रूल को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानना पड़ेगा यानी कि मानना पड़ रहा है, यानी क्या है, यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ क्यों का हम आंसर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि भूमंडलीकरण के दौर में यहाँ पे जो है थ्रेट पहुंचा है संपन्न प्रभु संपन्नता को, ठीक है। ये अप्रासंगिक हो गया, तो ऐसा कहना सही है क्या, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका हम एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब इसका हम आंसर करेंगे, अपना विचार देंगे, ठीक है। अब अपना विचार देंगे कि आखिर जो ये है, लोग जो कह रहे हैं क्या वो सही है, ऐसा है कहना सही, ठीक है। हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या बन गए, सदस्य बन गए। तो सदस्य जब हम बनेंगे तो उस सदस्यता ग्रहण करने के बाद वहां के रूल और रेगुलेशन को हमको क्या है, मानना पड़ेगा। लेकिन ये मानने के लिए तो हमके जोर जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। हम उस संगठन का क्या है, सदस्य हैं, तभी तक तो हमें मानने की बात किया जा रहा है। तो हमें क्या कर, हम जो मान रहे हैं, तो सदस्यता ग्रहण अगर किए हैं और हम जब मान रहे हैं उनकी बातों को, तो भारत के हित के लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक की नीतियों को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके जो नॉर्म्स है उनको हम जो है फॉलो करते हैं, तो भारत के हित के लिए फॉलो करते हैं। ये ना है कि हम जो है किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के कारण जो है हम अपनी नीतियों को फॉलो करें। भारत अगर ऐसे नीतियों को फॉलो करता है तो अपने हित को ध्यान में रखा, क्योंकि उससे लाभ हो रहा है भारत को। वर्ल्ड बैंक मान लीजिए, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से क्या भारत को जो है पैसा मिल रहा है, तो अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करेगा, अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। और ऐसे करने में अगर थोड़ा सा रूल मान लीजिए आप का हम मान लेते हैं और भारत का जो है आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, तो वो अच्छा है ना। तो यहां तक ये हो गया। अब आपका विचार क्या लिखना है, अब अपना विचार, ये क्यों हो गया, अब अपना विचार दीजिएगा। अपना विचार में क्या कीजिएगा, आंसर काटना होगा, उपरोक्त बात जो लिखे हैं अपना विचार दीजिएगा। ऐसा तो लोग मान रहे हैं कि ऐसा से दोनों में ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा और ये लिखिएगा, लेकिन
लेकिन भारत आज भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लेकिन भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि, ठीक है, अब आंसर दे रहे हैं क्योंकि पहला है कि भारत ने स्वेच्छा से, ठीक है, भारत ने स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का। लेकिन भारत आज भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्यों? क्योंकि भारत ने स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय संगठनों को क्या किया, संगठन, ये सदस्यों का अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनाया स्वेच्छा से। चाहेगा तो वो क्या करेगा, WTO से साइड हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, सार्क से अलग हो जाएगा, वो चाहेगा तो। इसलिए वो चाह नहीं रहा है, क्योंकि वो उसको बाध्य नहीं किया जा रहा है। एक होता है ना, रोटी आपको जबरदस्ती खिला देना, लेकिन एक होता है चूंकि आपको भूख लगा हुआ है, हम ऊपर से रोटी दे रहे हैं, तो भाई आपको फायदा ही हो रहा है कि आप तो खा रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, भूख आपकी मिट रही है। उसी तरह भारत सदस्य बन गया है, लेकिन स्वेच्छा से, क्योंकि भारत को इससे लाभ है इसीलिए, ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से। ऐसा नहीं कि हर हाल में सब रूल को मानना है। हाँ, अगर हर हाल में सब रूल को मानना होता तो भारत की संप्रभुता यानी कि संपूर्ण प्रभु संपन्नता पे क्या आता, थ्रेट आता, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, क्या लिखें, भारत अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता है, ठीक है। तो अब क्या कि अधिकांश मामलों में, ठीक है, अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता है। इसीलिए मान लीजिए कोई हो गया, WTO का कोई रूल है, तो वो अधिकांश मामलों में क्या बोल रहा है, अधिकांश, क्या है, अधिकांश। मान लीजिए 5% इधर है और मान लीजिए इधर 95% है, तो 95% जो है, ये 95% जो है अधिकांश मामलों में क्या है, स्वतंत्र निर्णय लेता है। कैसा निर्णय लेता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है, अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। तो बताइए भारत की संप्रभुता बनी हुई है कि नहीं, तो भारत की स्वतंत्रता बनी हुई है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी भारत की संप्रभुता क्या है, अक्षुण्ण है, ठीक है, यानी कि इस पे थ्रेट नहीं पहुंचा। हम जब तक सदस्य बने हुए हैं और हम अपनी इच्छा की वजह से क्या किए हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किया, हमें कोई बाध्य नहीं किया हुआ है, ठीक है, बाध्य नहीं किया है। तो ये जो है आज हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को क्या कर लिए, समझ लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में हम क्या है, स्वतंत्र हैं। आंतरिक निर्णय में हमारी आर्थिक नीतियां कैसे होगी, हमारी राजनीतिक नीतियां क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक बातों की बात करेंगे, प्रशासनिक ढांचा क्या होगा चाहिए, समाज के कल्याण के लिए क्या निर्णय लेंगे, ये क्या है, हम खुद निर्णय ले सकते हैं। मेरे पास वो अधिकार है, इसको हम बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत जो है आजाद हो गया। भारत आजाद होने के बाद क्या किया, भारत आजाद होने के बाद संप्रभुता ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है। पहले हम लोग ने एक टॉपिक को पढ़ लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दूसरा शब्द है समाजवाद। आखिर समाजवाद किस चिड़िया का नाम है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद, वाद मतलब क्या होता है, विचारधारा, ठीक है, और ये है समाज, यानी समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए, समाज
वाद, वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा। वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा। और यह विचारधारा किसके लिए? समाज के लिए। तो समाज के केंद्र में कौन होता है? समाज के केंद्र में, समाज के केंद्र में कौन होता है? तो परिवार होता है, ठीक है। परिवार, और परिवार के केंद्र में क्या क्या होता है? यानी कि एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति है, व्यक्तियों के समूह को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? परिवार। अब परिवार और परिवार को मिला देंगे तो क्या बनेगा? समुदाय, ठीक है। और जब समुदाय और समुदाय को मिला देंगे आपस में तो क्या बनेगा? एक समाज बनेगा, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इन पांचों व्यक्ति को मिश्रण रूप क्या है? परिवार है। अब क्या है? समुदाय। तो एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, 5 परिवार, तो ये क्या हो गया? समुदाय। अब समाज क्या है? समुदायों का समूह है, ठीक है। तो कई ऐसे ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे ऐसे क्या है? समुदाय। तो ये जो बना, ये क्या बन गया? समाज। तो समाजवाद, भारत का समाज, ठीक है। भारत का समाज। अब हम समाजवाद को समझेंगे कि क्या होता है समाजवाद। समाज के केंद्र में कौन होता है? व्यक्ति विशेष होता है। समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में जीएस पेपर, जनरल स्टडी पेपर 1 में सोसाइटी को पढ़ना है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और सोसाइटी को बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। पहले ये कंप्लीट करें, उसके बाद मैं वहां पे आऊंगा। पेपर 1, जीएस पेपर 1 का तीसरा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, ठीक है। समाजवाद, समाजवाद, ठीक है। समाजवाद है क्या, तो हम समझते हैं। समाजवाद, समाजवाद का क्या है? विचारधारा, विचारधारा, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत क्या है? समाजवाद का सिद्धांत ये है, यानी संपत्ति, संपत्ति का सामाजिकरण, ठीक है। संपत्ति का क्या हो? सामाजिकरण होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। समाज में अगर कोई वंचित वर्ग है, ठीक है, वंचित वर्ग का कल्याण, वंचित वर्ग का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। समाज है, समाजवाद मतलब क्या होता है? समाजवाद मतलब होता है समाज के सभी लोगों को क्या करना? हित करना, शोषण विहीनता, ठीक है, यानी शोषण विहीनता। सिद्धांत क्या कहता है? विचारधारा क्या है? कहता है कि समाजवाद का विचारधारा है, समाजवाद का सिद्धांत क्या है कि संपत्ति का क्या हो? सामाजिकरण हो, यानी कि धन का केंद्रीकरण एक जगह नहीं हो। कोई व्यक्ति जो है पूरा का पूरा धन लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ बोला संपत्ति का सामाजिकरण, मतलब संपत्ति है तो सामाजिकरण होना चाहिए, नहीं, समाज के सभी लोगों के हाथों में संपत्ति होना चाहिए। समानता स्थापित होना चाहिए। अगर समाजवाद हम बोले, समाजवाद के क्या होना? समाजवाद मतलब ये चीज है, समानता, ठीक है। कोई खूब आदमी अमीर है, कोई खूब गरीब है, तो अमीरी और गरीबी का क्या है? खाई बहुत ऊंचा है, ठीक है, खाई बहुत अंतर है। और वंचित वर्ग का कल्याण करना, हो सकता है कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई वृद्ध है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, और क्या है, जिनके पास आर्थिक असंपन्नता है, जिसके पास संपन्न नहीं है आर्थिक संपदा, वो क्या? वंचित वर्ग है। तो वंचित वर्ग के लोगों को क्या करना? कल्याण करना, ठीक है। मैया सम्मान योजना, ठीक है, और भी अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जो निर्धन व्यक्ति है, जिनके पास वंचित वर्ग है, उनको क्या किया जा रहा है? घर दिया जा रहा है। तो ये समाजवाद को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जा रहा है। शोषण विहीनता मतलब शोषण को क्या करना? विहीन करना, यानी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को या जो साधन संपन्न नहीं है उनको क्या करना है? शोषण नहीं करना है। यानी शोषण विहीनता मतलब हो गया कि शोषण को खत्म कर देना है, ठीक है। तो
तो समाजवाद का मतलब यही सिद्धांत है। समाजवाद मतलब क्या हुआ? संपत्ति का समाजीकरण, समानता, वंचित वर्ग का क्या करना है? कल्याण करना, शोषण विहीनता। ये आपको समझ में आ गया? अब क्या है कि यहां तक समझ में, आप इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट्स में आप नोट करते जाएंगे। और हम चूंकि अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि धीरे धीरे दूसरे टॉपिक पे हम आ गए हैं, ये दूसरा पॉइंट है समानता। तो थोड़ा सा अभी हम जो है प्रस्तावना को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? कंसाइज रूप है, आमुख है, इंट्रोडक्शन है। इसीलिए हम जो है थोड़ा सा समाजवाद को या इसमें जितने भी टर्म है उस टर्म को बहुत डिटेल से समझेंगे, ताकि हम मेंस में क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार में समाजवाद, ठीक है, व्यवहार में समाजवाद के कितने हैं? 2 रूप हैं। ठीक है, 2 रूप हैं। तो 2 रूप कौन सा है? एक है मार्क्सवाद, ठीक है, एक है मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद। और एक जो है लोकतांत्रिक, ठीक है, एक जो है लोकतांत्रिक, एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब तो हम समझ गए, मार्क्सवादी समाजवाद, यहां ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद। ठीक है, तो ये है मार्क्सवादी समाजवाद, इसको बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, इसको बोलते हैं साम्यवाद। ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है, अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको थोड़ा बोर्ड पे देख लेते, कहीं कट तो नहीं रहा है। चलिए, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये जो दिए हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है, मार्क्सवाद और समाजवाद। समाजवाद पढ़ लिए अभी हम, अब है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब क्या था? ये जो है फॉलो किए थे कौन? नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी क्या थे? लोकतांत्रिक समाजवाद के क्या थे? समर्थक थे। क्या थे? समर्थक। किसके? लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। कौन? तो नेहरू जी। संसद के कानून, ठीक है, संसद के कानून बनाकर क्या करना है? लोकतांत्रिक समाजवाद को लाना है। और क्या करना है? योजनाबद्ध विकास करेंगे। क्या है? योजनाबद्ध विकास करेंगे। यानी कि हम, ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? समाजवाद तो हम पढ़ा दिए, अब है लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। तो समाजवाद को तो हम लोग समझ लिया था। अब क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद क्या बोल रहा है? संसद के कानून, यानी संसद जो है कानून बनाएगा और एक ऐसा पॉलिसी लाएंगे, संसद के द्वारा लाया जाएगा कि ताकि एक लोकतांत्रिक समाज की क्या हो? स्थापना हो। योजनाबद्ध विकास मतलब विकास करेंगे हम, ठीक है, जैसे क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, जो ऐसा हम पॉलिसी लाएंगे, ऐसा हम नीति लाएंगे ताकि जो सभी को अच्छा एजुकेशन मिले, सभी को अच्छा हेल्थ मिले, सभी को घर मुहैया हो पाए। तो ये क्या? कल्याण की भावना है, ठीक है, समाज के वंचित वर्गों को हित की करना है। समाजवाद का मतलब ही होता है समानता, ठीक है, समाजवाद मतलब समाज में जो है, समाज में जितने लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, संपन्न लोग के बारे में तो सोचना ही नहीं है, लेकिन जो वंचित वर्ग है उनका क्या करना? भलाई करना, उनका हित करना, वही क्या? समाजवाद। और एक होता है लोक मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद का मतलब क्या होता है? वर्ग संघर्ष। अब क्या होता है वर्ग संघर्ष? वो देखिए, वर्ग संघर्ष, क्रांति, और ये हिंसा पे बल देता है, ठीक है, हिंसा पे बल देता है। कौन? मार्क्सवादी समाजवाद बोलता है अगर कोई अमीर है, ठीक है, ये अमीर है और ये क्या है? मान लीजिए कोई गरीब है, तो ये है अमीर व्यक्ति अपना में क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और ये जो ग्रुप बनाएंगे अमीर का, और ये ग्रुप है अमीर का और ये ग्रुप है गरीब का, तो ये जो है इससे क्या करेगा? क्रांति करेगा, संघर्ष करेगा और इसे छीन लेगा, झपट मार के क्या करेगा? छीन लेगा। रूसी क्रांति आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसे
क्या है वो छोड़िए अभी। अभी बात इतना फिलॉसफी समझिए। मार्क्सवादी समाजवाद में ये बोलता है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बनता है तो उसको क्या करना, वर्ग संघर्ष करना है। यानी कि देखिए दो लोगों का वर्ग बन गया तो वर्ग संघर्ष हो रहा है, क्रांति हो रहा है, ठीक है, मार धाड़ हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, हिंसा हो रहा है। क्या हो रहा है? हिंसा, हिंसा क्रांति, ठीक है। तो ये है। लेकिन भारत का जो है समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। संसद जो है कानून बनाएगा, कानून बना दिया कि जितने भी अमीर लोग हैं इतना से इतना इनकम होता है उसको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है? ठीक है, अमीर है, चलो ठीक है, तुम अमीर है, कमा लिया, बढ़िया है, तेरे पास बौद्धिकता है, और यहाँ पे गरीब है। क्या है? गरीब है। तो सरकार क्या करेगी? ऐसी नीतियां लाएगी संसद के द्वारा, क्या कानून बनाकर, क्या है, कानून बनाकर संसद द्वारा क्या कानून बनाएगा और कहेगा कि जिनके पास इतना संपत्ति है या इनका, मान लीजिए बोलेगा कि 8 लाख अगर पर मंथ जो है ईयर कमाते हैं, ठीक है, 8 लाख से ऊपर जो कमाते हैं तो उसका स्लैब बना देगा, ठीक है, स्लैब बना देगा कि 10% देना है, इससे ज्यादा कमाएगा तो 20%, इससे ज्यादा कमाएगा 30%, इससे ज्यादा कमाएगा तो 70%। अब सोचो, अमीर व्यक्ति मेहनत किया, पैसा फिर क्या आ गया? सरकार के पास आ गया, अपनी क्या है नीतियां से। अब सरकार जो है कानून बनाया और अमीर के पास, अमीर से क्या आ गया? धन सरकार के पास, और सरकार जो किसको दे दी? गरीब दे दी। यहाँ बीच में कौन है? सरकार है। तो भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। योजनाबद्ध विकास करती है। योजनाबद्ध मतलब हो गया कि गरीबी है तो गरीबी को हटाने का क्या उपाय करना जाए, और उनको स्किल किया जाएगा, स्किल इंडिया डेवलपमेंट बनाया गया। मान लीजिए घर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। झारखंड में है कोई व्यक्ति तो आबू आवास योजना है। तो जो इतने भी गरीब है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको क्या किया, मंथली मतलब बेसिस पे कुछ पेमेंट किया जाता है उनको। मान लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा दिया जा रहा है एजुकेशन उनको, सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया रहा है। आप सरकारी अस्पताल खोल दिया गया है उनको, ताकि क्या हो, स्वास्थ्य का देखभाल हो। उसके बाद हो गया उनको घर मिल रहा है, उनको रोजगार करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार की योजनाबद्ध क्या है, नीतियां हैं, ताकि वो विकास करे और समाजवाद का कॉन्सेप्ट आए। तो आई थिंक आपको ये क्या हो गया, समाजवाद समझ में आया होगा, ठीक है। समाजवाद में आपको ये समझ में आ गया समाजवाद। और थोड़ा सा हम समाजवाद को क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग ने जनरल वे में समझा। मार्क्सवादी समाजवाद जो क्या बोलता है, संघर्ष। मार्क्सवादी समाज क्या बोलता है, खूनी क्रांति, संघर्ष, संघर्ष कर लीजिए। और ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए, भारत का समाजवाद, ठीक है, हेडिंग लगाइए, भारत का समाजवाद। अभी हमने समाजवाद के बारे में पढ़ा है कि शोषण क्या करना है, शोषण को कम करना है, समानता लाना है, ठीक है। तो ये चीज हो रहा जा रहा है। अब भारत का समाजवाद के बारे में लिखते जाइए। लिखिए, भारत में समाजवाद, भारत में समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। अब बताया था आपको लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक, भारत में समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक क्या है, निकट है। लेकिन पूर्णता, उसके समान नहीं है, ठीक है, उसके समान नहीं है। भारत में
डीएस नकारा, ठीक है, यह डीएस नकारा बनाम, डीएस नकारा बनाम क्या, भारत संघ, भारत संघ। तो आप यहाँ पे डी और एस ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। भारत में डीएस नकारा बनाम भारत संघ। अब ये क्या केस हुआ है, तो ये जो है केस है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। भारत नकारा बनाम भारत संघ, इस मामले में क्या होता है, भारत नकारा भारत संघ के मामले में, संघ के मामले में, ठीक है, संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि भारत का समाजवाद, ठीक है, भारत का समाजवाद एक नीति है, विचारधारा नहीं, ठीक है, विचारधारा नहीं, नीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसी। और विचारधारा का मतलब क्या होता है, विचारधारा मतलब होता है, विचारधारा का मतलब एक सिद्धांत है, ठीक है, रूल है, एक सिद्धांत है। और ये जो क्या नीति है, नीति मतलब क्या गया, व्यवहारिक, मतलब जो व्यवहार में हम लाते हैं, ठीक है। सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, एक तरह का हो गया कि नो चेंज, ठीक है, इसमें क्या है, चेंज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, चेंज हम ला सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है। अभी लोकतांत्रिक समाजवाद हमने बताया था और मार्क्सवादी समाजवाद का अंतर कराया था। मार्क्सवादी समाजवाद का मतलब होता है कि हिंसा के प्रति और जो है क्रांति करके क्या करना है, आपस में समतुला स्थान करना है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है कि अमीरी और गरीब के बीच में जो खाई है, गैप है, सरकार बीच में आएगी, संसद आएगी और कानून बनाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, अमीरी और गरीबी की खाई को क्या करेगी, बांटेगी। और जो विहीन लोग हैं, जो संपत्ति विहीन लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, संपत्ति दिया जाएगा, उनको जो है उनका अधिकार दिया जाएगा। तो ये समाजवाद है। समाज को केंद्र में रखकर जो हित की बात होता है वो समाजवाद है। कोई गरीब है तो उसके लिए क्या पॉलिसी लाया जाए। तो भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के क्या है, अधिक निकट है, लेकिन पूर्णतः उसके समान नहीं है। भारत में डीएस नकारा बनाम भारत संघ के मामले में, अब ये क्या है आपको समझना है, याद करना है, बार बार याद कीजिएगा। एक तरफ तो याद हो जाएगा भारत संघ और क्या है, डीएस नकारा, ठीक है, डीएस नकारा के मामले में, इस मामले में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि भारत का समाजवाद एक नीति है। क्या है, एक नीति है, विचारधारा नहीं। क्या है, नीति है, विचारधारा नहीं। विचारधारा मतलब हो गया सिद्धांत, यानी कि कोई रूल बना दिया तो वो इस रूल को क्या करना है, फिक्स हो गया। लेकिन ये एक होता है व्यवहारिक, समय के साथ क्या, चूंकि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भारत की विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या है, समय के साथ क्या होगा, उसमें पॉलिसी में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो है भारत का जो समाजवाद है, क्या एक नीति है। समाजवाद क्या है, नीति है, विचारधारा नहीं। विचारधारा मतलब एक तरह का हो गया सिद्धांत, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन नीति का मतलब हो गया व्यवहारिक है, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंज ला सकते हैं, समय के अनुसार चेंज लाकर हम क्या कर सकते हैं, समाज के वंचित लोगों को हित भर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहां तक समझ में आया। अब इसी के आगे लिखते हैं, ठीक है, इसी के आगे हम समझते हैं। समाजवाद का मतलब यही देखिएगा कि समाज के केंद्र में जो भी लोग हैं उनको क्या करना है, हित करना है, उनका भलाई करना है। जो वंचित वर्ग है उनको क्या करना है, उनको है संपन्न बनाना है, उनकी सशक्तिकरण करना है, ठीक है,
सशक्तिकरण करने की क्या करना है, प्रयास को ही क्या कहेंगे, समाजवादी लक्ष्य को हासिल करने की बात। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे फिर हम चलते हैं, पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहां लिखेंगे भारत। ठीक है, भारत के समाजवाद, भारत के समाजवाद में, भारत के समाजवाद में निम्नलिखित, भारत के समाजवाद में निम्नलिखित बातें शामिल है। क्या है, निम्नलिखित बातें क्या है, शामिल है। क्या क्या शामिल है, थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत के समाजवाद में निम्नलिखित बातें शामिल है। चूंकि वहां हम आंसर राइटिंग करके आ रहे हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी हमने लिखा है और ये पेज से भी पैराग्राफ चेंज कर लिखे। मैंने आपको बताया था कि हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और आंसर क्या होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आ गया, आप यहाँ आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आंसर करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे तो यहाँ से लगा, यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, कंट्रोल रीडिंग लाइन देंगे यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ही लिख रहा हूँ, आधा फिर लिख रहा हूँ। बातें शामिल है, क्या क्या बातें शामिल है। पहली बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र और, क्योंकि पूर्ण तरह से जो अभी बताए थे, हम आपको क्या बताए थे कि भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है, लेकिन पूर्णता उसके समान नहीं है। क्यों पूर्णता समान नहीं, क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है, अब देखिए प्राइवेट भी है, तो निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है, सह अस्तित्व है। ठीक है, सह अस्तित्व है। अब सार्वजनिक क्षेत्र और क्या बोल रहा है, निजी क्षेत्र का क्या है, सह अस्तित्व है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या लिखना है, आय की, ये करना है, आय की असमानता, आय की असमानता को क्या करना है, आय की असमानता को क्या करना है, कम करना है। आय की असमानता को क्या करना है, कम करना है। कोई अमीर है और क्या है, कोई गरीब है, तो अमीरी और गरीबी के बीच में क्या है, खाई बहुत ज्यादा है, तो बीच में क्या आएगी, सरकार आएगी। और सरकार अपना ऐसा पॉलिसी बनाएगी कि अमीरों से भी क्या करेगी, धन लेगी, और जो धन आएगी वो गरीबों में बांट देगी। ठीक है, तो आय की असमानता को कम करना, तो कोशिश भारत सरकार का है। जीवन स्तर, जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर की असमानता, ठीक है, जीवन स्तर की असमानता को क्या करना, असमानता को कम करना, ठीक है, कम करना है। नेक्स्ट क्या है, मजदूर और वंचित, मजदूर और वंचित वर्गों का, मजदूर और वंचित वर्गों का क्या करना है, कल्याण। ठीक है, जो वंचित है उनको क्या करना है, उनका कल्याण करना है। ठीक है, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का केंद्रीकरण, संपत्ति का क्या है, केंद्रीकरण को रोकना। तो ये है समाजवाद का लक्षण और भारत का समाजवाद। भारत का समाजवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब है, लेकिन वो पूर्णता नहीं। क्यों पूर्णता नहीं है, दरअसल भारत में जो समाजवाद का जो संकल्पना है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या है, सह अस्तित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का भी अपना कुछ कंपनी है, तो कुछ है निजी क्षेत्र का भी कंपनी है। ठीक है, तो उन दोनों का क्या है, सह अस्तित्व है। ठीक है, और यहाँ से सरकार जो है अपना आय अर्जन करती है, लोगों को भलाई करती है। आय की असमानता को क्या करना, कम करना। अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है सरकार बीच में आएगी,
अमीर है तो इससे क्या करेगी, ज्यादा का ज्यादा टैक्स लेगी और वो टैक्स का पैसा जो आएगा वो गरीबों में बांट देगी। किसे, गरीब, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा योजना और भी कई योजना लाती है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सभी वर्ग को ध्यान में रख के वो क्या करती है, योजना लाती है। तो असमानता को क्या करना, आय की असमानता को कम करना, जीवन के स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, संपत्ति का केंद्रीकरण, यानी कि अमीर के पास अमीर जो है धन होते जा रहे हैं और गरीबों के पास धन जो है कम है, ठीक है। तो ये समाजवाद का मतलब होता है समाज, और वाद का मतलब विचारधारा, ठीक है, यानी कि वैसा विचारधारा जो समाज के हित के लिए हो, समाज में जो वंचित वर्ग है उनका क्या हो, कल्याण हो। तो उस कल्याण के लिए उस उनके आर्थिक स्थिति को जो है या उनके सभी पहलुओं को आप उभारने के लिए जो विचारधारा है वही क्या, समाजवाद। वाद मतलब विचारधारा, समाज को हित करने के लिए जो विचारधारा है वही क्या है, समाजवाद, ठीक है। तो आई थिंक आज हमने संपूर्णता यानी प्रभुता को पढ़ा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को पढ़ा, और आज जो है समाजवाद को पढ़ा। भारत का समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर है, करीब है, लेकिन पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णता, उसका हमने डिस्कशन किया। और समाजवाद के क्या लक्षण होते हैं, समाजवाद का, भारतीय समाजवाद का क्या जो प्रभाव है, भारतीय समाजवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको सारा का सारा डिस्कस किया। और रैप अप बुलेटिन वंस अगेन की तरह अगर मैं कहूँ तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब होता है संपन्नता, यानी कि हम जो है आंतरिक निर्णय हो या बाहर निर्णय हो, हम सभी तरह के निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगर हम किसी संगठन से जुड़ते भी हैं तो वो मेरा अधिकार है, हम कब तक बने रहें, ठीक है। हमें जबरदस्ती उस संगठन में जोड़ा नहीं जाएगा। हम जब तक हम उसमें जुड़े हुए हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जुड़े हैं तो उसका नॉर्म्स और रूल्स को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर हट जाते हैं तो मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो इसीलिए भारत जो है, भारत की संप्रभुता अभी भी बनी हुई है। अब है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है, वाद का मतलब विचारधारा, समाज का मतलब होता है समाज के केंद्र में जो व्यक्ति विशेष हैं उनका क्या करना है, कल्याण करना है। तो यही है समाजवाद और संप्रभुता। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डे बाय डे हम जो है प्रस्तावना को एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्लास जो है आगे रन होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप जो है हमारे इतना ध्यान से सुना, और आप अपने आप को भी अच्छे से रूटीन में लाइए, और रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।